इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डेबिट एंड क्रेडिट्स के रूल क्या होते हैं। तो जब भी हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो किसी हर ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई एसेट, लाइबिलिटी या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का कोई ना कोई अकाउंट या तो इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है। उस इंक्रीज और डिक्रीज करने को रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स यूज करते हैं। तो बेसिकली डेबिट का मतलब है लेफ्ट और क्रेडिट का मीनिंग है राइट। जब भी हम किसी एसेट, लाइबिलिटी या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को या रेवेन्यू को या किसी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं तो या तो वो डेबिट होंगे या वो क्रेडिट होंगे। ठीक है, उनको रिकॉर्ड करने का मतलब है या तो हम उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक टी अकाउंट की टाइप है, टी अकाउंट। तो इसका जो राइट साइड है उसको हम क्रेडिट कहते हैं, इसको जो है सीआर से हम प्रेजेंट करते हैं, और डेबिट जो होता है वो हमारी लेफ्ट साइड होती है और उसको हम डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट और क्रेडिट का मतलब होता है राइट। तो किसी भी अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए या तो उसे डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है। बेसिकली हम डबल एंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है वो फॉलो करते हैं। डबल एंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा उसकी एक एंट्री डेबिट साइड पर होगी और एक एंट्री जो है वो क्रेडिट साइड पर होगी, यानी कि डबल एंट्री, दो एंट्रीज होंगी, डेबिट की एंट्री एंड क्रेडिट की एंट्री। Each transaction must affect two or more accounts to keep the basic accounting equation in balance. ठीक, इफ यू रिमेम्बर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स जो है वो हमारी लेफ्ट साइड पर है। एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी जो है वो हमारी राइट साइड पर है। तो डबल एंट्री के लिए जरूरी है कि एक एंट्री डेबिट पर हो और एक क्रेडिट पर हो, ताकि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों साइड, लेफ्ट राइट साइड दोनों जो है बैलेंस में रहे। So recording is done by debiting at least one account and crediting at least one another account. तो हमेशा जब भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे किसी ना किसी एक अकाउंट को या एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट करेंगे, इसी तरह से एक या उससे ज्यादा अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और ये जरूरी है कि हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट, जो भी हम ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहे हो उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। सो लेट्स सपोज ये देखें, ट्रांजैक्शन कोई भी अकाउंट हो सकता है, यहाँ पर नाम अभी हमने नहीं लिखा, जब हम प्रॉपर एग्जांपल करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। कोई अकाउंट है, एनी अकाउंट, ट्रांजैक्शन नंबर 1 में उसकी एंट्री डेबिट साइड पर हुई है, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में उसकी एंट्री क्रेडिट साइड पर हुई है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 में उसकी एंट्री डेबिट साइड पर हुई है, व्हाटसोएवर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब देखें इसमें डेबिट साइड का जो टोटल है दैट इज 18,000 एंड क्रेडिट साइड पे हमारे पास 3,000 है। द डिफरेंस बिटवीन द टू अकाउंट इज दैट कि हमारी डेबिट साइड जो है इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। और दोनों में डिफरेंस क्या है हमारे पास, 18,000 माइनस 3,000, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा दैट इज 15,000। तो बैलेंस हम कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे या डेबिट साइड पर। तो ये याद रखिएगा, जो साइड बिगर होगी, बड़ी होगी, ज्यादा होगी, उस साइड पर बैलेंस लिखा जाएगा। तो 10,000 प्लस 8,000 हो गया 18,000 माइनस ये 3,000, द आंसर इज 15,000। और 15,000 को हम दोनों साइडों में से किस पे लिखेंगे, जो साइड बिगर होगी, तो वी विल राइट 15,000 ऑन द डेबिट साइड। तो अगर कोई ऐसा अकाउंट जिसका डेबिट साइड जो है वो उसके क्रेडिट साइड से ज्यादा हो तो उसको हम कहते हैं डेबिट बैलेंस। ठीक, डेबिट बैलेंस मीन्स कि डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल में देखें कि यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट साइड 11,000 है और डेबिट साइड जो है वो 10,000 है। नाउ इन दिस एग्जांपल हमारे पास क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। 11,000 माइनस 10,000, 1,000 जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम किस साइड पर लिखेंगे, जो साइड बिगर होगी। तो वी विल राइट 1,000 द क्रेडिट साइड। तो ऐसे अकाउंट जिनकी क्रेडिट साइड जो है वो उनकी डेबिट साइड से बिगर हो तो उसको हम कहते हैं दे हैव क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो हम बैलेंस को क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, और अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी तो हम बैलेंस को
डेबिट साइड पर लिखेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन हैव द डेबिट बैलेंस एंड द क्रेडिट बैलेंस। सो एसेट्स का नॉर्मल जो होता है वो उनकी डेबिट साइड जो होती है वो बिगर होती है देन देयर क्रेडिट। सो एसेट्स की जो डेबिट साइड जो है हमेशा ग्रेटर होगी देन देयर क्रेडिट्स। और इसी तरह से लाइबिलिटीज जो हैं उनकी क्रेडिट साइड जो होगी वो बिगर होगी देन देयर डेबिट साइड, तो उनका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। इसी तरह से स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में भी क्रेडिट साइड जो होगी वो बिगर होती है देन द डेबिट साइड। इसी वजह से जो नॉर्मल बैलेंस होगा वो हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो कॉमन स्टॉक जो है वो इक्विटी का हिस्सा है, उसके वही रूल होंगे जो कि इक्विटी के हैं। रिटेन्ड अर्निंग जो है वो भी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का हिस्सा है, तो उसके भी वही रूल होंगे जो कि स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के हैं। हाँ, डिविडेंड चूंकि स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को रिड्यूस करता है, कम करता है, तो इसके रूल जो होंगे उसके अपोजिट होंगे। यहाँ पर हमारे पास डेबिट साइड जो होगी वो ज्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम होगी, तो डिविडेंड का जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट साइड पर लिखा जाता है। इसी तरह से रेवेन्यू जो है वो इक्विटी को इंक्रीज करते हैं, सो उनका जो है क्रेडिट साइड, इस तरह इक्विटी की क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो रेवेन्यू मस्ट हैव देयर क्रेडिट साइड मोर देन द डेबिट। सो रेवेन्यूज का जो नॉर्मल बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। हाँ जी, अब आ जाती है बात एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस जो है वो आइटम तो है इक्विटी का, इक्विटी के अंडर आता है, लेकिन चूंकि ये इक्विटी को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो ये जो है इनके रूल जो होंगे वो, इफ यू रिमेम्बर हम एक्सपेंसेस को हमेशा माइनस के साइन के साथ लिखते हैं, तो इट मीन्स के दे आर अपोजिट ऑफ द इक्विटी। तो इनके रूल्स जो होंगे अपोजिट ऑफ द इक्विटी होंगे या अपोजिट ऑफ द रेवेन्यू होंगे। इंक्रीज डेबिट साइड पर लिखा जाएगा और डिक्रीज अगर होगा तो वो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, और जो नॉर्मल बैलेंस होगा वो हम डेबिट साइड पर लिखते हैं फॉर द एक्सपेंसेस। सो अब हमारे पास ये एक समरी आ गई है एसेट्स की और एक्सपेंसेस के, और डिविडेंड का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पर होता है, और लाइबिलिटीज का स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में जो है कॉमन स्टॉक एंड रिटेन्ड अर्निंग का, और रेवेन्यू का जो है वो नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड पर होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर डेबिट साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर क्रेडिट साइड जो है वो इंक्रीज। सो लाइबिलिटीज इक्विटी, इक्विटी में कौन कौन से कंपोनेंट है, कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग, और फिर रिटेन्ड अर्निंग में हमारे पास फर्दर आ जाते हैं रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड। तो इन सब के हमारे पास पता चल गया है यहाँ से कि इन तमाम अकाउंट्स के कौन से किस साइड पे बैलेंसेस लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर अब एक समरी देख लें डेबिट और क्रेडिट की। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, ठीक है, एंड डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अब देखें ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो ये इक्वेशन की इस साइड पर जो कंपोनेंट है और इस साइड पे जो कंपोनेंट है दे मस्ट हैव अपोजिट रूल्स। तो जो एसेट के रूल होंगे वो लाइबिलिटीज और इक्विटी के अपोजिट होंगे। तो लाइबिलिटी और इक्विटी के जो रूल हैं वो अपोजिट ऑफ द एसेट होंगे। किस तरह से कि लाइबिलिटीज जो है वो इंक्रीज होती हैं जब वो क्रेडिट होती है और डिक्रीज होती हैं बाय डेबिटिंग। जब भी हम लाइबिलिटी को डिक्रीज करना होगा तो हम डेबिट साइड पर उनको रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से इक्विटी के लिए भी सेम रूल होगा जैसा कि लाइबिलिटी का है, इंक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। और फिर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के आइटम है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू जो होता है इंक्रीज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, एंड फॉर एक्सपेंसेस इज अपोजिट रूल ऑफ द रेवेन्यू। तो जो इंक्रीज है वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा और जो डिक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड पर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट की जो है समरी हो गई है।